अब एक तो हमने लोअर लिम्ब का आपको मैंने बता दिया। अब अपर लिम्ब पे आएंगे। अगर अपर लिम्ब के आप ये देखते हैं तो ये इसके हाथ देख लें तो ये अकड़ाव में है। मतलब ये अगर आप इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो ये सीधे नहीं होंगे, हमेशा ये देखें ये वाइब्रेशंस में आ गए। ये एक वाइब्रेशंस और ये अकड़ाव ये एक सिम्टम है और एक निशानी है जो आप इसको करते हैं कि स्पासिसिटी को गर्दानते हैं। तो ये एक स्पासिसिटी में आ जाती है चीज़। तो आप ये इसको अगर आप सीधा करते हैं तो ये सीधा नहीं होगा, मतलब इसको अगर फिर इसमें अकड़ाव आ जाता है, मतलब उंगलियां, कलाई और शोल्डर की उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो जैसे मैंने बताया कि अगर हम नीचे की तरफ करते हैं तो अगर आप फ्लैसिड में या कोई और मूवमेंट्स करते हैं तो अगर आप 20-25 करते हैं तो इसको 50-60 तक लेके जाना है रिपीटेडली, और थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट्स में लेके जाना है। मतलब एक रिपीटेडली फास्ट करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है ताकि स्पासिसिटी उसकी कम हो और उसके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचने चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये एक चीज़ जो है आपको बतानी थी जो स्पासिसिटी और उसमें फ्लैसिड में डिफरेंस का जो एक था। अब इसके मतलब स्पासिसिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे मैंने बताया कि उसका इन्वर्जन हो जाता है लोअर लिम्ब का और डॉर्सिफ्लेक्शन में भी आ जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका ये फ्रोजन शोल्डर होता है। लाजमी बात है कि स्पासिसिटी में फ्रोजन शोल्डर, जिसको हम एम्प्लीजिक फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं, और दूसरा आपका नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ये आ जाता है। तो इसके लिए एक स्प्रिंट भी बनाने पड़ते हैं आपको, और आपके हाथों की जो एक ग्रिप है उसको सीधा रखने के लिए उंगलियों को वो भी स्प्रिंट एक बनवाने पड़ते हैं, और स्प्रिंट को पेशेंट्स को पहनाने पड़ते हैं फॉर द ऑल टाइम। बाज़ का ऑल टाइम होता है जब उसको टाइम एक आप डिवाइड कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप उसको पहनें। तो ये एक इसमें होता है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि जी ये इसका क्या ड्यूरेशन है, कब तक ठीक हो जाएगा। देखें, एक जब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट का आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये चीज़ इतने दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको डे बाय डे इसकी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं कि आज इसकी ये मूवमेंट नहीं है तो 1-2 दिन के बाद उसकी वो चीज़ मूवमेंट नज़र आ जाएगी। तो हमने इसको रीहैब करना होता है। जो हेमिप्लीजिया का पेशेंट होता है वो रीहैब होता है, नॉट ए फिजियो तो उसकी जो मूवमेंट्स करनी होती है वो तो फिजियो होती है, लेकिन फिजियो प्लस रीहैब का मतलब है कि उसको हमने बेड से लेके ज़मीन पे लेके आना है, उसको चलाना है और चला के उसको अपनी एक नॉर्मल लाइफ में लेके आना होता है। तो उसको हम रीहैब कहते हैं। तो वो ऐसा ऐसा इसमें टाइम लगता है। अब उसकी ड्यूरेशन हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकेगा आपको, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी विल से। अब दूसरी एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट की अपनी विल भी बहुत ज़रूरी है। जितना पेशेंट खुद से एफर्ट करेगा वो जल्दी ठीक होने की कोशिश करेगा और ठीक हो जाता है जल्दी। तो ये 1-2 टिप्स हैं, जो चीज़ें हैं जो आपके गोशोगुजार करनी थी, जो बतानी थी आपको कि आपके, ताकि जो बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो घरों में होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये स्पास्टिक क्या है, फ्लैसिड क्या है, अकड़ाव में क्यों आ गया, पहले ये था। तो ये एक फालिज की एक किस्म है जिसमें कि फ्लैसिड भी होता है, फिर अकड़ाव में भी आ जाता है। तो फिजियोथेरेपी का मकसद जो होता है वो ये होता है कि आपने फिजियोथेरेपी करवाने का मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो एक फ्लैसिड और स्पास्टिक के दरमियान फिजियोथेरेपी करवाने का जो एक मकसद होता है वो ये होता है कि जो फ्लैसिड और स्पास्टिक के दरमियान गैप होता है उसको बचाना होता है, और यही चीज़ जो है आपको फिजियोथेरेपी बचा सकती है। हम बहुत सारे पेशेंट कहते हैं जी कि फिजियोथेरेपी फजूल है, नहीं करनी चाहिए, या उसको घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर सकें, लेकिन जो एक प्रोफेशनल और एक जो एक्सपीरियंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, वो जो आपको एक्सरसाइज करवाएगा वो घर में नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमेशा एक फिजियोथेरेपी को हायर करें और लाजमी उससे एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जो एक इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और अकड़ाव में, जैसे ये अकड़ाव में है, तो उससे बचा जाए। उससे बचने के लिए ही हमें ये सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।